नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को बिल्कुल पूरा ज़रूर देख करके जाइएगा, उसके बाद बताना कि भाई क्लास कैसी लगी। क्लास शानदार, इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त लेवल की रहने वाली है, जिसमें परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथियों, आज की क्लास अपनी मॉडल टेस्ट पेपर 10 के साथ रहने वाली है। इससे पहले अपन 9 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर चुके हैं और साथ ही साथ पशुपालन के 300 से 400 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को पूरा देख करके YouTube के आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा कर के उन वीडियो को ज़रूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी होने वाली है। साथियों, आप सभी को पता है कि 1, 2, 3 दिसंबर को आपका पेपर है। अब आपके लिए मात्र 15 दिन बचे हुए हैं और 15 दिन में अब आपको इधर उधर की चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके आप उतना अभ्यास कीजिए, रिवीजन कीजिए। आज की क्लास अपनी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहने वाली है, जिसमें राजस्थान जीके, पशुपालन और विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। शानदार, जबरदस्त लेवल के हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न शानदार है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। जो भी साथी अपने चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसी ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना। देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। विकल्प नंबर ए में 21 से 22% दे रखा है, विकल्प नंबर बी में 11 से 12% दे रखा है और विकल्प नंबर सी में 15 से 16% दे रखा है और विकल्प नंबर डी में 18 से 19% का जो आंकड़ा है वो दे रखा है। अब यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके बनते हैं और सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए साथियों, अपने YouTube चैनल पर यही खासियत आपको देखने को मिलेगी कि एक प्रश्न के साथ साथ जहाँ संभावना होती है कि वहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो सारे बिंदु क्लियर कराए जाते हैं, ताकि आपको एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न क्लियर हो सके और ये बहुत ही उपयोगी रहता है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। एक बिंदु आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी नदी परियोजना है। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नागल है। दूसरा बिंदु क्या होता है, ये आपके भारत के 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया है साथियों, ध्यान रखना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है आपका पंजाब वाला राज्य, दूसरा आता है आपका हरियाणा, तीसरा आता है आपका राजस्थान और चौथा आता है आपका हिमाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों की संयुक्त नदी परियोजना इसको माना जाता है। चलिए, अब आगे इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि जो भाखड़ा नहर परियोजना है, इससे राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जिनको जलापूर्ति होती है। तो 2 ज़िले आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक ज़िला आएगा आपका श्री गंगानगर वाला। कौन सा ज़िला आएगा? श्री गंगानगर वाला आएगा। और एक ज़िला आएगा आपका हनुमानगढ़ वाला। अब देखिए, यहाँ से आपके कितने प्रश्न हैं वो क्लियर हो रखे हैं। अब अपन ने प्रश्न पर ये चर्चा करते हैं कि सिंचित क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो वो हिस्सा आपको 15 से 16% देखने को मिलेगा। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। साथियों, अगर आपको पशु परिचय भर्ती में सिलेक्शन लेना है ना, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख करके जाना। और 30 प्रश्न आज की वीडियो में रहने वाले हैं। अगर 30 में से आप 20 प्लस प्रश्न कर रहे हो ना, तो आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। तो बिल्कुल पूरा देख के जाना और एंड में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखो साथियों।
अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये प्रश्न आपकी क्लर्क ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और सीधा हूबहू आपके सीईटी परीक्षा में छपा था। मैं हमेशा बोलता हूँ विद्यार्थियों कि आपके जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ना, वो हूबहू छपते हैं और मैं सभी पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को कराने वाला हूं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, जुड़े रहना है और हर प्रश्न को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको वीडियो को देखते चलना है और आगे ऐसे ही आपकी तैयारी को रखना है। चलिए, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बार बार बोलता हूँ, नहीं वाले अपन क्या अक्षर भूल जाते हैं और है के साथ करके अपन प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो तो नहीं था, मैं तो है समझ के उसको ऐसा कर आया। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंदिरा गांधी नहर है वो आपके कहाँ से उद्गम होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ से एक बिंदु मैं यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसका उद्गम आपका जो पंजाब जिला आता है, कौन सा राज्य आता है? पंजाब। पंजाब राज्य का फिरोजपुर नामक का एक स्थान आता है, उसके निकट दो नदियों का क्या होता है भाई? संगम होता है। क्या होता है? दो नदियों का संगम होता है। और वो दो नदियाँ कौन सी हैं? एक तो सतलज नदी है। कौन सी नदी है भाई? एक तो सतलज है और एक ब्यास है। इन सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर एक बैराज बना हुआ है जिसको हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर का क्या होता है भाई? उद्गम होता है, जो कि ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अब इससे प्रश्न एक और यहाँ ये पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई आपकी 650 किलोमीटर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अब अपन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ने ये पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा कौन सा नहीं है। देखिए, राजस्थान के 3 जिले हैं जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के हिस्से माने जाते हैं। एक तो हनुमानगढ़ जिला आता है, एक आपका गंगानगर जिला आता है और एक आपका बीकानेर जिला आता है। बल्कि जोधपुर जिला इसका हिस्सा नहीं माना जाता। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। साथियों, जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, थम्स अप करके जाना और शेयर का ज़रूर कर देना। चलिए, अगर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़ो। साथियों, मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपको जो क्लासें हैं वो आपको डायरेक्ट प्रश्न पढ़ के आंसर बताया जाए या फिर हर प्रश्न की व्याख्या करके बताया जाए, ये आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, अगर आप ये चाहते हो कि भाई हमें तो सिर्फ प्रश्न बताइए और उसका राइट आंसर बताइए, तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न के साथ साथ 1 से 2 प्रश्न जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, अगर वो क्लियर कराना है, तो ऐसा भी अपन कर देंगे। तो मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन है? देखिए, नहरें, कुएं एवं ट्यूबवेल, तालाबों का या नदियों का? देखो, राजस्थान में अगर सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान की बात करें तो नहर आ जाता है भाई। कौन सा आता है? नहर आता है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो फिर प्रथम स्थान कौन सा आएगा? नहर दूसरे स्थान पर है, तो प्रथम स्थान कौन सा आएगा? कमेंट करके बताओ। तो वो आएगा आपके कुएं और ट्यूबवेल का आएगा। ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास के सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट रहते हैं जो कि परीक्षा के लेवल के होते हैं। प्रश्न क्या है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर 1972 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई 1974 को, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 1972 को, ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर 1973 को। कमेंट करके बताओ भाई सभी विद्यार्थी। तो देखिए, भारत सरकार ने 9 सितंबर 1972 को ये संसद द्वारा राजस्थान जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो पारित किया था। लेकिन बात किसकी पूछ रहा है? राजस्थान की पूछ रहा है। तो राजस्थान में आपके 1 सितंबर 1973 में लागू किया था भाई। कब किया गया था?
1973 में लागू किया गया था। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, जुड़े रहना है, क्लास से जुड़े रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई क्लास शानदार रहने वाली है, पूरा जरूर देखना, उसके बाद कमेंट करके बताना। निश्चित तौर पर आपकी सिलेक्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी कोटा, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। राजस्थान में सदाबहार वन की बात करें तो एक जिला आता है आपका सिरोही जिला। भाई कौन सा जिला आता है, सिरोही जिला आता है। और सिरोही जिले का माउंट आबू वाला जो क्षेत्र होता है, कौन सा, माउंट आबू वाला क्षेत्र होता है, वहाँ आपके सर्वाधिक सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही हैं, वेरी गुड। सभी का कमेंट देखा जा रहा है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं और राइट आंसर जरूर बताना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न इस प्रश्न से आपके बनते हैं जो कि मैं क्लियर कराने वाला हूँ। खुशबूदार घास खस, खुशबूदार घास कौन सी है, खस है, वो कहाँ पाई जाती है। सवाई माधोपुर भरतपुर में, अलवर धौलपुर में, करौली जयपुर में और भरतपुर अलवर में। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि खस घास है, ये आपके सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र आता है। कौन सा, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र आता है और एक भरतपुर वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहेंगे। अब देखिए खस घास के बारे में एक बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इस घास की जो जड़ होती है ना, कौन सी जड़, इस जड़ से सुगंधित तेल निकाला जाता है। भाई क्या निकाला जाता है, सुगंधित तेल निकाला जाता है और इस तेल से आपके इत्र और शरबत बनाई जाती है। भाई क्या बनाई जाती है, इत्र और शरबत बनाई जाती है, जो कि विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई अच्छी लग रही है और कितने प्रश्न आप सही कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है जो पहनी जाती है। शानदार प्रश्न है, कल्चर से प्रश्न आपका पूछा गया है। ये पोमचा नाम की ओढ़नी वो कब पहनी जाती है, क्या माँ बनने के उत्सव पर पहनी जाती है, या विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, या एक अविवाहित कन्या द्वारा पहनी जाती है, या एक विधवा द्वारा पहनी जाती है। देखो राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी होती है जो कि माँ बनने के उत्सव पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है भाई, माँ बनने के उत्सव पर पहने जाती है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। वो प्रश्न क्या बनते हैं, देखो प्रश्न ये बनते हैं कि जो नवविवाहित स्त्रियाँ होती हैं जब गर्भवती होती हैं और माँ बनती हैं तो उस समय आपका एक ओढ़नी होती है जिसको पोमचा बोलते हैं। और अगर पुत्र होता है, क्या होता है, पुत्र होता है, तो आपके पुत्र के जन्म पर आपके पीले रंग का पोमचा आपको पहनाया जाता है और पुत्री के जन्म पर लाल रंग का जो पोमचा है वो पहना जाता है। और जब ये दोनों पोमचे होते हैं ये आपके पीहर पक्ष से भेजे जाते हैं। कौन से पक्ष से भेजे जाते हैं, पीहर पक्ष से भेजे जाते हैं, जो कि विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न क्या है कि वह कौन सा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता। देखो मेमद, बोर, रखड़ी, कंदोरा, कमेंट करके बताओ। मेमद, बोर, रखड़ी ये सभी सिर के आभूषण माने जाते हैं, लेकिन जो कंदोरा नाम का आभूषण है ये सिर पर न पहन के कमर पर पहना जाता है, जिसको करदनी का समान रूप माना जाता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें अपने दोस्तों को। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ गया है कि महिलाएं
बोरला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए आभूषण से एक प्रश्न आपका क्लियर आएगा, ध्यान रखना। पूछा गया प्रश्न है बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो बोरला नाम का आभूषण आपके सिर में पहना जाएगा भाई। कहाँ पहना जाएगा, सिर में पहना जाएगा। अब सिर कहाँ पर है, बी विकल्प में है, तो बी को क्या कर देंगे भाई, लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। विकल्प नंबर बी को लॉक करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है। देखिए स्त्री द्वारा अगर गले में जो आभूषण पहना जाता है उसको तिमणिया नाम कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, तिमणिया नाम का जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मिट्टी वाला टॉपिक से प्रश्न आपका उठाया जाएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा और लाल दोमट मृदा। देखो उदयपुर और जो कोटा वाला क्षेत्र होता है वहाँ आपकी पहाड़ी या पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है भाई। कौन सी मृदा होती है, पहाड़ी या पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रश्न शानदार है, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या है कि लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। देखिए कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है और वो राजस्थान के कौन से ज़िले में पाई जाती है। बूंदी, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर। बताओ, कमेंट करके बताओ लाल पीली मिट्टी राजस्थान के कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपके सवाई माधोपुर में भाई। कौन से ज़िले में पाई जाती है, सवाई माधोपुर ज़िले में पाई जाती है। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि सवाई माधोपुर में एक अभ्यारण्य पड़ता है वो कौन सा है। बताओ, कमेंट करके बताओ। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य पाया जाता है भाई। कौन सा, रणथंभौर अभ्यारण्य पाया जाता है। इसका मुख्य आकर्षक बिंदु क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है भाई। क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ध्यान रखना है, प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, तो वो है आपके रणथंभौर में। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा भाई, डी रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ सही रहने वाले हैं। साथियों कमेंट करते चलिए, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलिए, अभ्यास करते चलिए साथियों। लास्ट समय है, जिस विद्यार्थी ने लास्ट समय में जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना निखरेगा और उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जाम हॉल में पूरा टाइम का मैनेजमेंट करके अच्छे तरीके से परीक्षा को करके आएगा। लैटेराइट प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है। लैटेराइट प्रकार की मृदा की बात करें तो ये आपके डूंगरपुर ज़िले में देखने को मिलती है भाई। कहाँ मिलती है, डूंगरपुर ज़िले में मिलती है। डूंगरपुर ज़िले को पहाड़ों की रानी कहा जाता है भाई। ध्यान रखना, प्रश्न बनता है यहाँ से, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, तो डूंगरपुर ज़िले को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। यहाँ पर एक धाम आता है, कौन सा धाम आता है भाई, बेंडेश्वर धाम आता है। अरे कौन सा धाम आता है, बेंडेश्वर धाम आता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न है वो उठा लिया जाता है। देखिए साथियों, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है मैं उसको क्लियर कराते चलूँगा। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, सीधा छपेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गौवंश की नस्ल नहीं है। देखो पशुपालन से प्रश्न आ गया। मैंने कहा था कि संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, राजस्थान जीके से संबंधित देखने को मिलने वाले हैं। ध्यान से पढ़ो, एक गौवंश नस्ल नहीं है ये पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, गिर, जमुनापुरी, मेवाती, थारपारकर। बताओ, कमेंट करके बताओ। तो देखिए गौवंश की नस्ल कौन सी नहीं है, कमेंट करके बताना है सभी को। तो एक नस्ल आती है आपकी जमुनापरी। क्या आती है, जमुनापरी आती है, जो कि गौवंश की नस्ल नहीं होती है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। चलो ठीक है भाई, कि जमुनापरी गाय की नस्ल नहीं है तो फिर किसकी है, तो ये नस्ल आएगी आपकी बकरी की नस्ल आएगी भाई। किसकी नस्ल आती है, बकरी की नस्ल आती है। ध्यान रखने योग्य बिंदु है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये भी आपके पशुपालन से संबंधित रखता है कि राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों के किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1990, 91, 1989, 90, 1987, 88, 1991, 92। कमेंट करके बताओ। तो ये हुआ था आपके 1990, 91 में। विकल्प नंबर ए सही रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर जो आक्रमण है वो आपके सन 1311 ईस्वी में किया था। और यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, भयानक जालौर का युद्ध, जिसमें आपके एक तरफ आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी और एक तरफ सोनगरा चौहान थे, जिसमें कानड़देव चौहान और बीरमदेव चौहान है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपके विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। बाद में आपके मोहम्मद गौरी के सेनापति आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक इस संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वा करके 2.5 दिन का झोंपड़ा बना देते हैं, जिसका प्रमाण कुतुबुद्दीन ऐबक की सीढ़ियों में पाषाण काल में एक अभिलेख मिलता है, वहाँ देखने को मिलते हैं। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके विज्ञान से संबंधित आ गया है कि मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में कौन शामिल है? देखिए, केवल भौतिक अभिक्रिया है, केवल रासायनिक अभिक्रिया है? भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल ये भौतिक और रासायनिक दोनों ही है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि किण्वन की प्रक्रिया में उत्पादन मुख्य पदार्थ कौन सा है? देखिए, किण्वन प्रक्रिया उत्पादन में मुख्य पदार्थ की बात करें तो ये आएगा आपका इथाइल एल्कोहल। क्या आएगा भाई? इथाइल एल्कोहल आएगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, श्वसन प्रक्रिया है। देखिए, श्वसन प्रक्रिया क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। श्वसन प्रक्रिया की बात की जाए तो श्वसन प्रक्रिया आपकी ऊष्माचेपी ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माचेपी ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। विकल्प नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये प्रश्न शानदार है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। पैटर्न बदल चुका है, सभी को पता है। प्रश्न क्या है कि ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कथन 1, 2, 3 आपके सामने दे रखे हैं, नीचे कोड दे रखे हैं, उनमें से मिलाकर के राइट आंसर बताना है। कथन को पढ़िए पहले कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसका जो विकास हार्मोन स्रावित करती है, बिल्कुल सही है भाई। थाइमस ग्रंथि शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है, ये भी सही है। और वृषण नर लिंग अंगों और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो कथन 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही सही है, तो सभी सही हैं। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रश्न क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होती है जो कि उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना विद्यार्थियों। आपके जो आंदोलन होते हैं, इस आंदोलन वाले टॉपिक में से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपेंगे। मोतीलाल तेजावत का योगदान, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। देखिए, मोतीलाल तेजावत की बात आ जाए तो भील आंदोलन से विशेष रूप से ध्यान में रखना। किस पे? भील आंदोलन से ध्यान में रखना। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा भी कहा जाता है। सीधा प्रश्न छपता है यहाँ से। प्रश्न क्या पूछता है कि भीलों के मसीहा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए,
अप्रैल 1944 ईस्वी में नीम के थाने में आयोजित मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए 1944 में नीम के थाना में आयोजित एक मीणा सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके मुनि मगन सागर ने की थी। भाई किसने की थी? मुनि मगन सागर ने की थी। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, सीधा छपेगा साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में है। किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में घोषित किया गया था? कमेंट करके बताओ। तो ये किया गया था आपके सन 1985 में। 1985 कौन से विकल्प में? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो सही है। एक बार जितने भी साथी क्लास से जुड़ रहे हैं, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें भाई, लाइक करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। शानदार रोजाना मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपने चैनल पर आपको डेली सुबह और शाम देखने को मिलती है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? देखिए आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की बात करें जाए, कौन से की? आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की बात करें तो ये आपके जयपुर जिले में देखने को मिलेगा भाई। कौन से जिले में मिलेगा? जयपुर में। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इंपोर्टेंट लगा लो, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर जिले में मिलेगा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय है मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में, उसी का हिस्सा राष्ट्रीय जीवन उद्यान देखने को मिलता है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? पूछा है, बताओ भाई। तो बताओ भाई कौन सा नहीं है झुंझुनू में? तो ये आपके गोगेलाब नहीं है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? वन विहार अभ्यारण्य आपके धौलपुर जिले में मिलेगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में? देखिए मेनार गांव की बात करें तो ये आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास, जिसमें आपके 30 प्रश्न देखने को मिले थे। मैंने क्लास के शुरू में ही कहा था कि भाई 30 प्रश्न में से अगर आप 20 प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सुबह 8 बजे मॉडल टेस्ट पेपर 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।